हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत का विशाल पठार। देखिए, भारत के विशाल पठार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात का जो है यहाँ पर उजागर होगा कि भारत का विशाल पाट किस प्रकार है। देखिए, उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारत विशाल पठार फैला हुआ है, यानी उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारतीय विशाल पठार जो है विस्तृत फैला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं भारतीय विशाल पठार जो है पूरे दक्षिण में जो है फैली हुई है, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग है। यानी देखा जाए तो ये हमारे देश का जो है सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यानी इसका जो है भाग है लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्थात देश का लगभग आधा भाग जो है पठारीय प्रदेश है। देश का आधा भाग जो है पठारीय प्रदेश है, और यह प्राचीन जो है चट्टानों से पठारी प्रदेश का जो है निर्माण है। देखा जाए तो प्राचीन चट्टानों से बनी है ये पठार प्रदेश, और इस प्रदेश में छोटे बड़े अनेक पठार, पर्वत श्रृंखला और अनेक नदियां, घाटी जो है विस्तृत है। यहाँ पर भारतीय विशाल पठार की उत्तरी पश्चिम सीमा पर जो है अरावली पहाड़ी यहाँ पर है बनी हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि भारतीय विशाल पठार की उत्तरी पश्चिम सीमा पर जो है अरावली पहाड़ियाँ हैं, और बुंदेलखंड का जो है पठार कैमूर तथा राजमहल की पहाड़ी इसकी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री तथा पूर्वी घाट जो है विशाल पठार की क्रमशः पश्चिम और पूर्वी सीमा बनाती है। तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री तथा पूर्वी घाट विशाल पठार की क्रमशः पश्चिम और जो है पूर्वी सीमा बनाती है, और इस पठार का अधिकांश धरातल जो है 400 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यानी इस पठार का अधिकांश धरातल जो है 400 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और देखा जाए तो इस पठार का सबसे ऊंचा तथा अलाउद्दीन शिखर है, और इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इसका पठार का जो सामान्य ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहते हैं विशाल पठार अत्यंत प्राचीन भूखंड है, यानी विशाल पठार जो है अत्यंत प्राचीन भूखंड है, और यह भाग जो है प्राचीन जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी यह भाग जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, और यह भाग प्राचीन काल से सदैव ही समुद्र तट से बाहर ऊपर ही रहा है। इसी का इसका बड़े पैमानों पर जो है नाचंदन हुआ है, और इसके पर्वत जो है अवशिष्ट प्रकार के पर्वत माने जाते हैं, और ये पर्वत बहुत ही कठोर शैलों के बने हुए हैं। यानी ये पर्वत देखा जाए तो बहुत ही कठोर शैलों के बने हुए हैं, और इन पर जो है नाचंद्र की शक्तियाँ का जो है प्रभाव कम ही पड़ता है, जबकि इसके आसपास की भूमि की शैल अपरदित होकर बह जाती है। यानी देखा जाए तो आसपास के जो भूमि है वो शैल जो है अपरदित होकर ये बह जाना स्वाभाविक रहती है। प्राचीन होने के कारण विशाल पठार की नदियों ने अपना आधार तल जो है लगभग प्राप्त कर लिया है। यानी पठार की नदियों में अपना आधार तल जो है लगभग प्राप्त कर लिया है, और अब चौड़ी और उथली घाटी में ये बहती ही रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। यहाँ पर प्राचीन होने के कारण जो है विशाल पठार की नदियों ने अपना आधार जो है तल लगभग प्राप्त कर ही लिया है, और ये चौड़ी तथा उथली घाटियों में बहती है। देखिए, चौड़ी तथा उथली यानी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों घाटियों में ये बहती है। भारतीय विशाल पठार की विशेष रूप से इसके दक्षिण भाग की रचना जो है कायांतरित और आग्नेय शैलों से हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रह जाता है कि भारतीय विशाल पठार की विशेष रूप से जो है इसके दक्षिण भाग की रचना जो है कायांतरित और आग्नेय शैलों से बनी हुई है। नर्मदा नदी ने इस विशाल पठार को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आता है कि नर्मदा नदी ने इसे विशाल पठार को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। नर्मदा नदी के जो है ऊपरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं, तथा दक्षिण भाग को जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और इस भाग का अधिक जो है प्रचलित नाम दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। यानी इस भाग का अधिकतर जो है प्रचलित नाम दक्कन के पठार कहा जाता है। कहते हैं अगर हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि
क्या यहाँ विशेषता है? तो ये जानना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है। कहते हैं नर्मदा नदी के जो है उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है, यानी नर्मदा नदी के उत्तर तथा उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है और इसके पश्चिम भाग में जो है अरावली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी उत्तर तथा उत्तर विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है और इसके पश्चिम भाग में अरावली है। अरावली गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक जो है उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो दिल्ली तक जो है उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है और दिल्ली के निकट इनकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 400 मीटर, दक्षिण में 1500 मीटर तक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि दिल्ली के निकट जो इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई 400 मीटर है और दक्षिण में जो है 1500 मीटर तक है। कहते हैं गुरु शिखर जो कि 1722 किलोमीटर है और अरावली का स्वच्छ शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यानी अरावली का अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा शिखर का नाम है गुरु शिखर। तो ये कभी कभी जो है एमसीक्यू में आ जाता है, जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि गुरु शिखर जो है किसका पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए अरावली का स्वच्छ शिखर के रूप में इसको जानते हैं। और गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू एक सुंदर पर्वतीय नगर है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि माउंट आबू किस क्षेत्र में है बसा हुआ। तो ये जो है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये गुजरात में ना ही राजस्थान में है। ये जो है माउंट आबू एक सुंदर पर्वतीय नगर है जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अरावली की पूर्व भूमि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक भाग मलबा के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह भाग जो है अरावली के दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में ये विस्तृत है। कहते हैं चंबल और बेतावा नदी इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती है। ये भी काफ़ी दिलचस्प बात आती है कि चंबल और बेतावा नदी इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती है। मध्यवर्ती भूमि का वह भाग जो मलबा पठार के पूर्व में फैला हुआ है बुंदेलखंड के पठार के नाम से ये विख्यात है। और बुंदेलखंड के पूर्व में जो है विजयखंड का पठार था, इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार भी है। कहते हैं मध्यवर्ती भूमि की दक्षिणतम भाग में विंध्याचल और उत्तर पूर्व में जो है महादेव कैम्यूर तथा मैकाल की पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात अगर हम करें नर्मदा घाटी की और विंध्याचल श्रेणी की तो कहते हैं कि ये जो है एकदम खड़े कगार है, यानी एकदम खड़े कगार की तरह है। और इसके इसी बात की पुष्टि होती है कि नर्मदा एक ब्रश या रिफ्ट घाटी में बहती है और इस श्रेणी में दरारें बहुत ही कम नज़र आती है। यानी इस श्रेणी में दरारों जो है बहुत ही कम होगा। आप सोचिएगा दरारें क्या होता है। कहते हैं पर्वतमालाओं के बीच में जो जगह खाली होती है जहाँ यातायात के लिए यूज़ की जाती है वो दरारें होती है। और ये पंजाब साइड दरारें काफ़ी देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब साइड से जो है बाहरी आक्रमणकारी जो है दरारों के अंतर्गत ही जो है भारत में प्रवेश किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंततः प्राचीन काल में यह काफ़ी समय तक उत्तर दक्षिण भारत के बीच अवरोध भी बना रहा। यानी अगर देखा जाए तो ये पर्वतमालाएं काफ़ी महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो कि भारत के लिए अवरोध कभी पे पैदा किया है जो दूसरे प्राचीन लोगों के लिए। कहते हैं विंध्याचल और सतपुरा के मध्य नर्मदा नदी घाटी है और इसी घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। कहते हैं विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का जो है निर्माण हुआ है। उसके पश्चात दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम व्यू के लिए। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दक्कन, इसको दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप इसको दक्कन के पठार कर ले या प्रायद्वीपीय पठार कर ले, बात एक ही रहता है। यह भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भू आकृति भाग है और इस पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है। यानी देखा जाए तो यह भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भू आकृति विभाग है और इस पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है। और इसकी एक भुजा जो है कन्याकुमारी से राजमहल पहाड़ियों को जोड़ने वाला एक रेखा है।
यानी इसकी एक भुजा जो है कन्याकुमारी से राजमहल जो है पहाड़ियों को जोड़ने वाली रेखा है जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। और दूसरी भुजा जो है सतपुरा श्रेणी है जहां महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां हैं। यानी दूसरी भुजा जो है सतपुरा श्रेणी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां हैं। और तीसरी भुजा जो है सह्याद्री श्रेणी जो कि पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा जो है ऊंचाई जो है 500 मीटर से 1000 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में सह्याद्री श्रेणी है। अरब सागर के तट के साथ फैले खड़े ढाल वाले सह्याद्री जो है इसमें कारी है और पश्चिम में स्थित होने के कारण इसका जो एक नाम जो है पश्चिम घाट भी है। यानी पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको जो है पश्चिम घाट के रूप में जाना जाता है या पश्चिम घाट के रूप में पुकारा जाता है। घाट शब्द का अर्थ होता है पहाड़। देखिए यहाँ पर घाट शब्द का अर्थ जो बताया गया है उसका अर्थ होता है पहाड़। अंततः इसका यह नाम काफ़ी जो है सार्थक सिद्ध होता है। सह्याद्री की जो है औसत ऊंचाई उत्तर के दक्षिण की ओर बढ़ती ही जाती है। केरल में स्थित जो है अनामुदी शिखर जो कि 2695 मीटर है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के रूप में जाना जाता है। अनामुदी जो है अनामलाई श्रेणी, कैंडोमम्स पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ का जो है मिलन बिंदु है। पलानी पहाड़ियों में जो कैडोकानस एक समृद्ध पर्वतीय नगर के रूप में देखा जा सकता है। पूर्वी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व भाग में ये फैले हुए हैं और इन्हें जो पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रेणी जो है तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा पर स्थित जो है नीलगिरी पर समुद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। नीलगिरी में जो उद्गम मंडलम जो है ऊटी नगर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। यानी देखा जाए तो नीलगिरी में जो है उद्गमंडलम यानी ऊटी के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा कभी ऊटी। तो ये ऊटी जो है दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध नगर है और कहते हैं ये नगर जो है तमिलनाडु में स्थित है और स्वतंत्रता से पूर्व यह मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर और जो है ग्रीष्मकालीन निवास स्थान हुआ करता था। सह्याद्री श्रेणी की भांति यह जो है अविच्छिन्न निरंतर नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों ने इसे कई स्थानों पर खंडित कर दिया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सह्याद्री और पूर्वाद्री जो है पूर्वी घाट के बीच के पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में फैला तेलंगाना का जो है पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में हमारे देश के प्रसिद्ध कोयला पट्टी भी है। यहाँ और भी अधिक खनिज पाए जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम पॉइंटों की डिस्कस करें तो ये बात साफ हो जाता है कि विशाल पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है और इसके दो प्रमुख विभाग हैं। एक तो है पर्वतीय उच्च भूमि तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अरावली, विंध्याचल, सह्याद्री, पूर्वाद्री और अनामलाई और कैडोमम, पलानी, महादेव, मैकाल और सतपुरा विशाल पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो अगर पहाड़ियों के नाम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे जो है पहाड़ियाँ हैं। चंबल, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख पठार नदियां हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है और ये पॉइंट को आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। तो इसको अच्छे से करना है, समझना है, सोचना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों से शेयर भी करना है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, बाद में रिसर्च करोगे तो आपको बड़ी ही प्रॉब्लम आएगी। कई बच्चों ने इस बात को कमेंट भी किया है, इसलिए त्रिपाठी सेंटर ने जो है प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें आपको आपकी कक्षा का जो है हर वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जो है त्रिपाठी सेंटर के साथ जुड़िए और जो है बच्चे हैं चाहे 8th क्लास के हों, चाहे 9th हो, 10th हो, +2 हो, NIS बोर्ड हो, जो भी क्लास के बच्चे हों, सभी वीडियो जो है त्रिपाठी सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगा।